अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो, अगर इंडिया बिल्कुल। कहता कि दे आर मूविंग देयर वेपन्स, लेट्स हिट देम फर्स्ट। लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये वो तो पुरानी इंडिया इंडिया एक। है, वो पुरानी इंडिया है। क्यों, व्हाई वुड यू वांट अ सेकंड स्ट्राइक? अगर हम बात करें इस टाइम अज़रबैजान और आर्मीनिया का, आर्मीनिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमें वेपन्स प्रोवाइड करें। आइंदा अगर आप हमको मौका देंगे तो वी विल बी फार मोर एग्रेसिव इन आवर रिस्पांस। दैट एक्सक्यूज माइट बी इनफ फॉर इंडिया टू से दिस इज अ सेल्फ डिफेंस प्रीएम्प्टिव मूव। लास्ट वॉर हुई थी आर्मीनिया और अजरबैजान की, तो उसके दरमियान पाकिस्तान और टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया। सेंट्रल एशियाई देश आर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम और तोप देना शुरू भी कर दिया है, लेकिन इससे पाकिस्तान के परम मित्र अजरबैजान को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। It's giving Azerbaijan sleepless nights. एक तरफ जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, अपने पड़ोस के किसी मुल्क की तरक्की की बात करें तो आपको कहा जाता है कि यू आर बैशिंग योर ओन कंट्री। इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें पाकिस्तान जिनका शिकार है, उसके बावजूद, उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी इस तरह की है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है। उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है, यूपीआई सिस्टम को प्रमोट किया है, मेक इन इंडिया प्रमोट किया है। हर चीज वो जहां गए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी खरीद कर लेकर भारत जा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर भारत में होगा। 2023 was going to be India का एक glorious year of India's। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है। उसमें खास मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पर और चीज़ हमारी तरफ से कोई नखरे हुए, हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई जो इंडिया को प्रोवोक कर गई, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह का समय नहीं है जब वो दो बार सोचेंगे, सोचते ही रह जाएंगे कि भाई यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का समय है और नरेंद्र मोदी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये चेंज कर दिया है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब बेसिक चीज़ यहाँ पर यह है कि हमें इंडिया को नहीं छेड़ना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्लीन रखना चाहिए। भले ही आज हमारे और इंडिया के ट्रेड रिलेशन नहीं है, आने वाले दिनों में अगर हम शांति रखते हैं तो ट्रेड रिलेशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो पहले किसी दूसरे कंट्री की झंझट में नहीं पड़ता था, हमेशा न्यूट्रल रहने की ट्राई करता था। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों कोई न्यूज़ सुनी हो जिसमें अजरबैजान और आर्मेनिया की जो वॉर चल रही है, मतलब यहाँ पर है ऐसा कि आर्मेनिया एक मुस्लिम कंट्री है, सॉरी आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और अजरबैजान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, डोमिनेटेड कंट्री है। अब अजरबैजान जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है वो आर्मेनिया पर कई बार अग्रेशन करता है, लेकिन अब उनका अग्रेशन ठंडा हो रहा है क्योंकि इंडिया ने जो है वो आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल्स और कई सारे और हथियार प्रोवाइड कर रही है। डर लग रहा है अजरबैजान को, और इसके लिए उन्होंने लिखित में इंडिया को दिया भी है कि भाई आप तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे या फिर नॉन अलाइन कंट्री थे, आप ऐसा क्यों करना शुरू कर चुके हैं। अब वो नहीं सोचता कि उसने टर्की और इजराइल से बहुत सारे हथियार पहले ही परचेस कर रखे हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सर एक चीज और यहाँ पे मैं समझना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि कई जगह पे, कई फोरम्स में हमने देखा कि भारत आगे की तरफ जा रहा है, चाहे वो कोई चीज परचेज करने की बात कर लीजिए, जो आपने बताई कई चीजें, चाहे सबमरीन हो या और चीजें हो, तो एक तरह का नजर आता है, कॉन्फिडेंट नजर आता है इकोनॉमी की वजह से। और यही चीज कश्मीर को लेकर है कि कश्मीर में जिस तरह की डेवलपमेंट की जा रही है, कि चाहे मॉल्स बन रही हो या कुछ भी, तो इवन पाकिस्तान में भी लोग यही बात करते हैं कि अब इंडिया को हमारे साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है, अब उस तरह से जो एक रेगुलर एक होती हैं जंगे वंगे होती हैं या लड़ना, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करके और टूरिस्ट बुला बुला के एक इम्प्रेशन जो है वो बन जाएगा। उसमें इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो सर आपके ख्याल से जो इस वक्त एक दो दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम जब चाहें एलओसी को क्रॉस कर लेंगे, तो आपके ख्याल से इस किस्म की स्टेटमेंट की जरूरत थी कि एक तरफ जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, उसके बाद ये स्टेटमेंट देना आपके ख्याल से क्या सही है? देखिए, इसमें दो सवाल है, सो विल टेक देम वन एट अ टाइम। तो जहां तक कश्मीर का सवाल है, आई थिंक द बोट हैज लेफ्ट। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है कि आई थिंक द गेम इज ओवर। इन्वेस्टमेंट्स मुस्लिम सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंडियन कश्मीर
इंडिया के साइड के कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं बनिस्बत आपके कश्मीर में, राइट? डेफिनेटली। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि इट ऑल्सो टेल्स यू कि ये जो OIC को लेकर कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान का एजेंडा था, वो भी ख़त्म हो गया है परमानेंटली, राइट? मुस्लिम कंट्रीज आर नाउ क्लोजर टू इंडिया देन दे आर टू पाकिस्तान, स्पेशली इम्पोर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज, सऊदी अरेबिया को ले लें, UAE को ले लें और इजिप्ट को ले लें, तो रह जाता है बेसिकली टर्की के अलावा पाकिस्तान के पास आई डोंट थिंक हैज़ अ मुस्लिम फ्रेंड हु इज़ नॉट मोर फ्रेंडलियर विद इंडिया। लेकिन Turkey wants to join the BRICS. Turkey wants to join SCO. Right? India can block all of those things, right? तो टर्की को बेसिकली जब इनके एप्लीकेशंस आएंगे मेंबरशिप के लिए, खास तौर से SCO में, तो बहुत टर्की वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। ब्रिक्स में तो लोग गिन लेते थे टर्की को, बट फॉर्मली सऊदी अरब भी वहाँ पे आना चाह रहा है। देयर इज टॉक दैट पाकिस्तान वांट्स टू अप्लाई, तो बट इंडिया इज पावरफुल इन दिस फोरम्स, तो मेरे ख्याल से एट सम पॉइंट टर्की इज आल्सो गोइंग टू रियलाइज कि अरे यार, इट इज टाइम टू अबैंडन द पाकिस्तानी एजेंडा एंड जॉइन द इंडियन बैंडवैगन। मेरे ख्याल से ही वाज सेइंग, राजनाथ सिंह जो बात कर रहे थे वो कारगिल को लेकर जो विजय दिवस मना उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। तो कारगिल, मेरी खुद की पोजीशन इज मच मोर अग्रेसिव देन इंडियाज पोजीशन। इस पर मैंने फखर के साथ बात की है, और मैं तो उनको कह रहा था कि मैं नहीं रुकता था। तो कारगिल के वक्त इंडिया ने वापस जो पाकिस्तान ने जो घुस के जो चीज़ें ऑक्यूपाई कर ली थी, जब वो सारी चीज़ें खाली हो गई तो इंडिया स्टॉप। बाद लोग कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ा इसलिए इंडिया, बट आई वुड नॉट हैव स्टॉप। मतलब इट वाज अ वेरी गुड एक्सक्यूज। पाकिस्तान ने आपको ऑलरेडी बहाना दे दिया था कि आप वापस और घुस जाते, वापस जितना आज़ाद कश्मीर या POK जो भी है वो वापस जितना ले सकते लेते, एक आध हफ्ता और चला लेते जंग एंड टेकन मोर, यू नो। सो दैट इज प्रॉब्ली व्हाट ही इज रेफरिंग के आइंदा अगर आप हमको मौका देंगे तो we will be far more aggressive in our response. क्योंकि लेकिन खैर सर, कारगिल तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से। उनके बाद मेजॉरिटी लोग ये बिलीव रखते हैं, इवन माई सेल्फ आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर। मतलब मुझे लगता है कि आपकी सारी जंगें ब्लंडर्स की हैं, मतलब हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा था। ये तो ऐसा था जिसको फौज तक मान गई कि ब्लंडर है, बाकियों को तो फौज नहीं मानती ना, इसको फौज ने भी एक्सेप्ट किया। एक यू मस्ट अंडरस्टैंड राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट के मोदी ने कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसका मतलब इंडिया इज नॉट गोइंग टू इनिशिएट, आप बस मौका ना दे। समझे आप? आई हैव अ फीलिंग कि अगर छोटी मोटी बेवकूफाना एक 10-15 जिहादियों को भिजा दिया आपने यहाँ पर, उन्होंने बमबारी मार के 5-10 को मार दिया, that excuse might be enough for India to say this is a self defense preemptive move. लेकिन जहाँ तक कारगिल का सवाल है, it is, I think you are right, the most biggest mistake that Pakistan made after 71, और वो गलती ये है कि it is a turning point। लेकिन बाद में मुशर्रफ साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स थे, दे वर नॉट फंक्शनिंग, दैट वाज अ ब्लफ। अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो, अगर इंडिया दे आर मूविंग देयर वेपन्स, लेट्स हिट देम फर्स्ट। लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये तो वो पुरानी इंडिया है। क्यों, व्हाई वुड यू वांट अ सेकंड स्ट्राइक?